मोदी सरकार को और मोदी जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी। वो कम आंक रहे थे, पर उनको पता नहीं है कि जब पंजाबी खड़ा हो जाता है तो फिर वो जब तक उस जंग को जीत ना ले वो पीछे नहीं हटेगा, वो मुड़ेगा नहीं। कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इन 3 काले कानूनों की मां है तो कैप्टन की सरकार इन 3 काले कानूनों के पिता है, बाप है, प्यो है। देश की सरहद पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसान का बेटा, हमारे देश का वीर जवान शहीद हो रहा है, और यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो रहा है। दिल से विश्वास है, मेरे आवाज निकलती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, समय-समय ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? देखिए, सरकार 3 सरकारें हैं। हाँ जी। एक तो जी केंद्र की सरकार, मोदी दी सरकार। हाँ जी। मोदी सरकार ने तो किसानों के साथ एक अहम की लड़ाई बना ली है, ईगो बैटल बना ली है। हाँ जी। हम उस देश में रहते हैं जहां जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हुआ, हाँ जी। और आज जहां देश की सरहद पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसान का बेटा, हमारे देश का वीर जवान शहीद हो रहा है, और यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो रहा है। मुझे लगता है कि इस आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। दूसरी सरकार है कैप्टन अमरिंदर साहब की, पंजाब सूबे की। इस सूबे के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन साहब उस हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर रहे जिस कमेटी ने ये 3 काले कानून बनाए, जिनको जन्म दिया। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इन 3 काले कानूनों की माँ है तो कैप्टन की सरकार इन 3 काले कानूनों के पिता है, बाप है, प्यो है। क्योंकि इन्होंने सहमति दी तब ये 3 काले कानून बने। और एक तीसरी सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली की सरकार, उस सरकार ने एक सेवादार के रूप में निष्काम सेवा, बिना किसी चीज को हासिल करने, बिना किसी फल की इच्छा के सेवा करके, जो किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर आए, वहां उन्हें लंगर की सेवा से लेकर कंबल की सेवा, पानी की सेवा से लेकर शौचालय की सेवा, यहाँ तक कि बहुत लोगों के फ़ोन में नेटवर्क की कमी आई तो वहाँ फ्री वाईफाई लगाकर, हॉटस्पॉट लगाकर वाईफाई की सेवा तक दी। एक सेवादार की भूमिका में केजरीवाल साहब सामने आए। तो ये मोटे मोटे तौर पे 3 सरकारें मुझे नज़र आती हैं जी। ठीक है राघव ਚੱਡਾ जी, एक ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। उस तो अलावा उंज ही जड़े एक कानून जड़े आ बना दिते गए। सबसे पहले कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी जलंधर में करेगी, और उसमें कैप्टन अमरिंदर साहब के जितने भी ये झूठ हैं, किसान विरोधी उनका जो रवैया है, और जो उन्होंने अभी तक पंजाब की आवाम से
भारत की आवाम से जो जो झूठ बोले हैं उन सब का पर्दाफाश करेंगे और आपको ये सिद्ध करके देंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि कैसे कैप्टन साहब उस कमेटी के मेंबर भी थे, उन्हें सब मालूम भी था और उन्होंने अपनी सहमति दी, इन 3 हाँ भरी, कंसेंट दिया इन 3 काले कानूनों को बनाने में। दूसरी चीज, केंद्र सरकार के मंत्री लोकसभा में, पार्लियामेंट में, संसद की पटल पे खड़े होकर उन्होंने ये बयान दिया कि वो हाई पावर्ड कमेटी जिसके 8-9 मुख्यमंत्री मेंबर थे, उस कमेटी में इन 3 काले कानूनों की चर्चा भी हुई और सहमति भी हुई। अब वो रिपोर्ट कहां गई, किसके सामने आई, बात वो नहीं है। बात बड़ी सरल है, बड़ी सिंपल है कि जब कैप्टन साहब को ये 3 काले कानून लागू होने से 1 साल पहले पता था, इतना तो वो भी मान रहे हैं कि 1 साल पहले पता था कि ये 3 कानून आने जा रहे हैं, इन 3 काले कानूनों पे चर्चा चल रही है, उस समय पंजाब की आवाम को बता देते, देश की जनता को बता देते। हो सकता है आज हमारे बड़े बुजुर्गों को 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान में सड़क पे सोना ना पड़ता सिंघू बॉर्डर पे। ठीक है। वो कमेटी की रिपोर्ट कहां गई या कहां नहीं गई वो छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। फर्ज करिए कि वो रिपोर्ट कहीं इधर उधर चली गई, लेकिन कैप्टन साहब को तो इन 3 काले कानूनों की भनक 1 साल पहले लग गई थी, उस हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अब क्यों नहीं कहा, ये पंजाब की आवाम उनसे पूछती है। अब क्या अपने परिवार को ईडी और इनकम टैक्स के केसेस से बचाने के लिए वो मोदी साहब के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने मैच फिक्सिंग कर ली, पंजाब को पीछे कर दिया, परिवार को आगे कर दिया और मैच फिक्सिंग हो गई? ये सवाल आज पंजाब के एक एक बच्चे के, एक एक बड़े बुजुर्ग के जहन में है, जिसका जवाब मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहब को देना चाहिए। वैसे राघव ਚੱਡਾ जी ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ 44 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ये सरकार ये सोचती है कि इस ढंग नाल खेती का ज़्यादा विकास हो सकता है? देखिए, इस बात का जवाब भी पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी साहब के 2 बड़े अजीज़ मित्र हैं, 2 बड़े क्लोज दोस्त हैं, उन दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। और आज उन 2 दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए पूरे पंजाब की और पूरे देश की किसानी खेती को बर्बाद करने के लिए ये 3 काले कानून लाए गए हैं। आज अगर ये 3 काले कानून आ गए, एमएसपी की बात हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की बात करते हैं, बंधुआ मजदूर की, वो सारी चीज़ें आज एक प्रकार से पंजाब की और देश की जो किसानी है उसे बर्बाद कर देंगी और सारा मुनाफा जो है, जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो 2 लोगों के हाथ में दे देंगी। तो आज जब बीजेपी को और मोदी साहब को चुनाव लड़ना होता है तो यही 2 लोग सबसे पैसा देते हैं, सबसे ज़्यादा यही 2 लोग उन्हें चुनाव लड़वाते हैं और चुनाव लड़ने के बाद, सरकार बनाने के बाद उन 2 लोगों को सूद समेत उनका पैसा वापस करने के लिए ये 3 काले कानून बनाए गए। और मैं आपको बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को और मोदी जी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी। वो कम आंक रहे थे, पर उनको पता नहीं है कि जब पंजाबी खड़ा हो जाता है तो फिर वो जब तक उस जंग को जीत ना ले वो पीछे नहीं हटेगा, वो मुड़ेगा नहीं। इस बार मोदी सरकार को पहली बार झुकना पड़ेगा, घुटनों पे आना पड़ेगा और ये 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ दूर ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ रहेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि
केंद्र सरकार का रवैया ये है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेल दिया जाए, किसानों को बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे विवाद से, इन 3 काले कानूनों से ना लेना एक ना देना दो, कुछ लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून वैध है कि नहीं है उस पर चर्चा कर सकता है। अगर कानून जनता के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, तो जिसने कानून बनाया है वो ही कानून को वापस ले सकता है। आज कानून हमारे, देखिए जी, हिंदुस्तान में 4 बड़े स्तंभ हैं जिन पे ये देश चलता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। जुडिशरी जो है, जुडिशरी केवल कानून जो लेजिस्लेचर बनाता है, जो संसद बनाती है या विधानसभा बनाती है, उसको वैध है कि अवैध है उस पर चर्चा कर सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल उस पर फैसला दे सकता है। लेकिन वो कानून आज आपके हित में है कि नहीं है, कानून के मेरिट्स क्या है, कानून का विजडम क्या है, ये तो लेजिस्लेचर होगा। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान चोरी छुपे ऑर्डिनेंस लाकर, बंद कमरे में ऑर्डिनेंस लाकर ये 3 काले कानून लागू करें, संसद में बिना चर्चा के पास कर दिए, ये दिखाता है इनके मंसूबे क्या हैं, कि कैसे ये देश के किसान का गला घोटना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं और दिल से बोलता हूं जी, दिल से विश्वास है, मेरे आवाज निकलती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। ये लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, देश का किसान इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और मोदी सरकार के पसीने भी छूट गए हैं, आज उनकी रातों की नींद भी खराब हो गई है, और एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब वो ये 3 काले कानून खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए मान जाएंगे। 1.5 साल पे तो आई गई जी, अब 1.5 साल से बढ़ते बढ़ते हमेशा के लिए समाप्त कराकर देश का किसान मानेगा जी। ठीक है जी, थोड़ी जी गल कौमी राजनीति बारे कर लेने आ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है? देखिए, देश किधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? जब से मोदी साहब की सरकार भारत देश में आई है, तब से धर्मनिरपेक्षता हो, कट्टरवादिता हो, उसमें एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता कम होती जा रही है और कट्टरवादिता बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी हमने देखा, और आजकल तो दंगे कराना, दो समुदाय के बीच झगड़ा कराना इतना आसान हो गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ डाल दीजिए और झगड़ा करा दीजिए। और कहीं ना कहीं इन सारे दंगे फसाद की जो तार है वो बीजेपी से जुड़ती है। दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार का देखा गया। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये देश जो हमें बाबा साहब के संविधान का जो ये देश है, और 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी हम भारत के संविधान की लागू होने की खुशी में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हमारा। वो संविधान हमारी सबसे बड़ी किताब है, हम सर माथे पे लगाने वाली किताब है, और वो किताब हमें ये बताती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, सब धर्म साथ एक बराबर हैं, और सरकार का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। स्टेट एंड चर्च आर सेपरेट, और सब भाईचारे के साथ, अमन प्यार शांति के साथ भारत माता के इस देश में, इस तिरंगे वाले देश में अमन चैन शांति के साथ जिए। यही हमारा एक लक्ष्य भी है, और इसी दिशा में हम आगे काम भी करते हैं। अच्छा राघव ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ
ये जो कुछ दिल्ली च होया ਉਹਦੇ ਚ कोई खुल के सामने नहीं आई। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी गलत धारणा है और ये बीजेपी की कोशिश है कि ये हम पे चिपका दी जाए। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली दंगे, फरवरी मार्च 2020 के जो दंगे हुए, उन दंगों का मसला जब अदालत पहुंचा तो अदालत में केजरीवाल साहब का वकील खड़ा हुआ और उसने बड़ी मजबूती से ये पक्ष रखा कि ये दंगे फसाद भाजपा ने कराए हैं और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और उन पे धाराएं लगाई हुई हैं, पर्चे बनाए हुए हैं। और इतना हो गया जी कि केंद्र सरकार के वकील इस बात पे झगड़ा किया उन्होंने अदालत में कि केजरीवाल का वकील नहीं आएगा कोर्ट में, केजरीवाल के वकील को हटाओ, उसके बाद ये मसला अदालत में आएगा। और यहां तक कि हमारे देश में कई बार दंगा हुआ, लेकिन हमारे आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मुआवजा, सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन अग्रीव्ड लोगों को, राइट के जो विक्टिम्स थे उनको और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। और जब दंगा फसाद हो रहा था तो केजरीवाल साहब के विधायक, उनके मंत्री, उनके सांसद जमीन पे लोगों को रोक रहे थे, शांत कर रहे थे और भाईचारे का पैगाम का मैसेज दे रहे थे। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली में, वो केजरीवाल सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। पंजाब सूबे की पुलिस पंजाब के मुख्यमंत्री के पास है, गुजरात सूबे की पुलिस गुजरात के मुख्यमंत्री के पास है। उसी हिसाब से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर, उसके अधीन नहीं आती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सीधा मोदी जी कंट्रोल करते हैं दिल्ली का। दिल्ली पुलिस जो है वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, केजरीवाल साहब को रिपोर्ट नहीं करती। और आप तो आए दिन देखते हैं कि मोदी साहब की पुलिस हमारे ही विधायकों को अरेस्ट करती रहती है। तो हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की जा सकती थी वो की है और आगे भी करेंगे, भाईचारे का और एक सद्भावना का पैगाम लेकर। देखो राघव ਚੱਡਾ जी, जिस देश ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ, जिस देश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਵੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਲੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ है, बिल्कुल जी, ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋ। बिल्कुल। और मैं आपको ये बता देता हूँ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जहाँ तक आपने बात करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर कमेटी बनाई गई कि क्या फैक्ट्स हैं वो हमें बताया जाए। वो बनाई गई, ये शायद मीडिया में इतना नहीं दिखाया गया लेकिन बनाई गई। विधानसभा की, दिल्ली विधानसभा की एक समिति केजरीवाल साहब ने बनवाई, जिस समिति का नाम था पीस एंड हार्मनी कमेटी, शांति और सद्भाव की समिति, और जिसका अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया क्योंकि मैं दिल्ली से विधायक भी हूं। और उस समिति ने जा जाकर जिन जिन जगहों पर दंगा हुआ, भाईचारा जिसमें दरार पड़ी समाज में, उन जगहों पे जाकर लोगों को इकट्ठा किया, वहां पे कई सारी मीटिंगें करी और लोगों को साथ लाने का काम किया। तो कई समितियां बनाई, बहुत ऐसा काम किया गया और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये दिल्ली में, देश की राजधानी में हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी हमारे विरोधियों की, लेकिन केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने हर संभव प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ना होते हुए भी, दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के साथ रहती है, बीजेपी की पुलिस है, वो ना होते हुए भी
केजरीवाल साहब और उनके तमाम विधायक और मंत्री सड़क पे उतरकर दंगा रोकने की कोशिश करी, मुआवजे दिए, समितियां बनाई, भाईचारा स्थापित किया, और आज भी हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिर जैसा पुराना जैसा प्यार था आपस में, चाहे ईद भी साथ में मनती है, दिवाली भी साथ में मिलती है, गुरपुरब भी साथ में मनता है, होली भी साथ में मनती है, क्रिसमस भी साथ में मनता है, वो वाला हमारा जो देश है, वो वाला जो आपसी प्यार है, रिश्ता है, वो फिर वापस हमारी दिल्ली जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है दिल्ली का, वहां स्थापित हो, फिर से उसकी पुनर्स्थापना हो। ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ देखते हैं? देखिए, पूरी मजबूती के साथ आने वाला नगर काउंसिल का एमसी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो म्युनिसिपल नगर काउंसिल जिसे हम कहते हैं, उसके अधीन आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो पानी की बात हो, स्कूलों की बात हो, ये सारी चीजें दिल्ली ने एक मॉडल दिया है, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो दिल्ली से निकला, आज वो देश में हर कोने में उसकी बात होती है। और मुझे लगता है कि पंजाब की आवाम ने मौका दिया तो इस नगर काउंसिल के चुनाव के बाद ही केजरीवाल मॉडल कैसा होता है, कैसे उसमें आज स्कूल इतने वर्ल्ड क्लास बन गए हैं दिल्ली में कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर लोग, नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। आज स्वास्थ्य का स्तर, हेल्थ केयर की बात मैं करूं तो इतना बढ़िया हो गया है कि आज सबसे बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा ऑपरेशन भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ दिल्ली में होता है और बिल्कुल फ्री है। एक जेब से दिल्ली वाले को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बन गया। अगर हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बना सकती है केजरीवाल सरकार, तो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम यहां पर भी मोहल्ला क्लिनिक, हर गांव में, हर पिंड में एक क्लिनिक बनाने का काम करेंगे। ये दो मॉडल जो केजरीवाल सरकार ने दिया है, जिसमें पानी फ्री, बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्कूलों की अच्छी एक प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे जो काम करने का दिल्ली का मॉडल है, वही पंजाब में लागू करेंगे। और इसी के आधार पे दिल्ली मॉडल को दिखाकर, केजरीवाल मॉडल को दिखाकर हम इन चुनावों में जाएंगे। और जी, पंजाब की आवाम जो है वो वेल कनेक्टेड है बड़ी। दिल्ली में सबके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार रहते हैं और सबको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कितना काम किया है। तो मुझे लगता है अब वो दौर आ गया है कि अब काम के नाम पे वोट पड़ता है और सरकार उसकी बनती है, या सेवा का मौका जनता उसको देती है जो ईमानदारी से, नेक नियति के साथ काम करे। मुझे लगता है इस बार एक ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी को नगर काउंसिल में भी और आने वाले समय में पंजाब की आवाम जरूर एक सेवा का मौका देगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਘਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ की होएगी तो किस तरह की तैयारी तुसी कर रहे हैं इस मकसद लिए? देखिए, रणनीति क्या होगी और वो सारी चीज़ें, चेहरा कौन होगा, कैंपेन क्या होगा, मुझे लगता है उस विषय में हम आने वाले समय में खूब डिटेल में विस्तार से गलबात करेंगे। आज का समय मुझे लगता है कि किसानों के साथ खड़े होने का है। आज मैं इसे राजनीति का मंच नहीं बनाना चाहता। आज मुझे लगता है कि जब तक ये 3 काले कानून खारिज नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते, तब तक हम सब की सारी कोशिशें इस आंदोलन को मजबूत करने में लगे रहनी चाहिए। और बिना पार्टी के झंडे के इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये गैर राजनीतिक है, इसमें शांति है, इसमें वायलेंस नहीं है, इसमें हिंसा नहीं है। और ये बात हम सब और पूरा देश का किसान, पंजाब की आवाम बात को जानती है। फिर भी आपने 2022 के चुनाव के बारे में, चौन के बारे में बात करी, तो मैं हल्का सा आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी, पंजाब ने हर पार्टी को देख लिया। बीजेपी अकालियों की सरकार देख ली,
कांग्रेस की सरकार देख ली, कई बार देख ली, बदल बदल के देख ली, हाँ जी, और एक मौका इस बार, मैं जहां जा रहा हूं, मैं तो पूरे पंजाब में हर जगह जा रहा हूं, हर शहर में, हर पिंड में जा रहा हूं, हाँ जी, लोग कहते हैं कि एक मौका इस बार हम आम आदमी पार्टी को देंगे। इन सबको देख लिया हमने, सबने धोखा दिया पंजाब को जी, अकालियों ने धोखा दिया। मैं तो कहता हूं कि अकाली दल आज इस देश का सबसे ज्यादा हेटेड पॉलिटिकल आउटफिट बन गई है, जिससे पंजाब की जनता को, देश की जनता को नफरत हो गई। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से जितनी नफरत देश की जनता और पंजाब की जनता खास करके करती है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री से आज से पहले इतनी नफरत की हो। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने बीते 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं कैप्टन साहब को, एक प्रॉमिस, एक वादा अपना बता दो जो आपने 5 साल में पूरा किया हो। कहा था घर घर नौकरी देंगे, कर्जा माफ करेंगे, 4 हफ्तों में नशा खत्म करेंगे, क्या क्या चीजें बोली थी, एक भी चीज नहीं करी। और ऊपर से किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम कैप्टन साहब ने किया, हाई पावर्ड कमेटी में अपनी सहमति देकर। तो ये सारी पार्टियों को देख लिया। अब एक नई साफ ईमानदार पार्टी है जिसे पहले पंजाब की जनता ने पहली बार ही मुख्य विपक्ष, मुख्य विरोधी पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सौंपी। और अब मुझे लगता है कि अब इस परिपक्व आम आदमी पार्टी को, एक मैच्योर आम आदमी पार्टी को इस बार पंजाब की सेवा करने का, सरकार बनाने का मौका पंजाब की आवाम जरूर देगी। राघव ਚੱਢਾ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।